लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, एक टाइप की एनर्जी से दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही आपके बस की है, इससे ज्यादा आपको बस की नहीं है ना। ये लॉ ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ ऐसा है, ठीक है। ये लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है, पहले बता रहा हूं। दोस्तों फिर काय का लॉ है, वैलिड ही नहीं है तो अरे जो तुम बात को नॉर्मल मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में इट इज वैलिड, आपकी रियल लाइफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये वैलिड है, कोई शक की बात नहीं। ये वैलिड कहां नहीं है, ये वैलिड नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन। आप लोगों ने एक इक्वेशन का नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है, बड़ी फेमस है, E इक्वल्स mc स्क्वायर, सुना होगा कभी ना कभी, है ना। ये जो है ना, ये बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन है जो इस लॉ की धज्जियां उड़ाता है सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि आप किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो कम और जनरेट हो रही है ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है, असल में थोड़ा सा मास जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एटम को ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका जो मास था लेट्स से वो था 300 ग्राम्स हाइपोथेटिकली, ठीक है। इसको आपने तोड़ दिया, इसके 2-3 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो जो टुकड़े बने हैं ना उनमें एक का वजन है 100 ग्राम, ठीक है, एक पार्ट का। फिर दूसरा पार्ट है उसका भी है 100 ग्राम, और जो तीसरा है उसका होगा 99 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम है ये कहां चला गया, ये 1 ग्राम मास डिस्ट्रॉय हो गया क्या? फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहा है क्या, कि भाई मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो वो उसको भी ये वायलेट कर रहा है। असल में क्या हो रहा है कि यहां पे जो मास लॉस हो गया है, जो मास यहां पे डिस्ट्रॉय हो गया है, वो मास असल में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। यहां पे क्या आएगा, प्लस सम एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आई है ना ये उस मास के डिस्ट्रक्शन से आई, वो मास डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे 1 ग्राम मास है, ठीक है, उसको आप इस फॉर्मूले में रखिए, 1 ग्राम यहां रख दिए, सी स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया, एनर्जी आ जाएगी। समझ में आया? अब देखो स्पीड ऑफ लाइट का होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हो गया 0.001 किलोग्राम। 1 ग्राम तो बहुत कम होता है ना, अभी आपको लग रहा है कि 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम रख के देखो, और फिर यहाँ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आंसर जूल में आएगा। ऐसा ही रिड्यूस कर रहे हैं हम, देखना कितनी एनर्जी आती है, करें देखो। E इज इक्वल टू 0.001 इंटू सी स्क्वायर मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16, 10⁻³ है ये, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना है, जूल है ये। सिर्फ 1 ग्राम मास डिस्ट्रॉय करके इतने जूल एनर्जी क्रिएट होगा, और ये बहुत बड़ा नंबर है, 9 के पीछे 13 जीरो लगी हुई है, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, करोड़ों से भी बहुत ऊपर चला गया, कई लाख करोड़ हो गया, ये 9 लाख करोड़ जूल एनर्जी रिलीज होगी कितने मास से, सिर्फ 1 ग्राम मास। सर फिर हमारे बहुत एनर्जी, हमारे 60 किलो है, तो आपका मास डिस्ट्रॉय थोड़ी हुआ है ना। दोनों चीजें वैलिड है कि भाई आप मास को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, और एनर्जी खर्च करके मास क्रिएट कर सकते हो, तो दोनों चीजें वैलिड है। और ये नॉर्मल ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना चीजों की, उसको चैलेंज करता है, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव भी हुआ है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशंस में से एक है ना। आपको इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन आपने ये सुनी जरूर हुई है,
इसका मतलब समझ में आया आज कि भाई मास डिस्ट्रॉय करके एनर्जी क्रिएट हो सकती है, एनर्जी खर्च करके मास क्रिएट हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं 11th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं कभी कभी अंग्रेजी में, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर का और क्या मतलब होता है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर को अंग्रेजी में और दूसरा क्या नाम दे रखा है? नाम क्या है इसका? मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, मास एनर्जी इक्वेशन, ऐसे ही बोल देते हैं कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है वो बताता है, ठीक है। अब छोटा बीम देख के ये मत सोचने लग जाना कि उसमें भी वो टाइम ट्रेवल करके उसके आइंस्टाइन के पास गए थे, उन्होंने जाके उसकी हेल्प करी थी कि देखो हम टाइम ट्रेवल करके आए हैं, ये वाली इक्वेशन है, ऐसा मत सोचने लग जाना, वो काल्पनिक है, ठीक है। छोटा भीम देख के फिजिक्स पढ़ो, कार्टून्स की फिजिक्स कामयाब नहीं है, आजकल के वीडियो गेम्स की भी फिजिक्स कामयाब नहीं है, कहीं तुम ये सोचो। GTA 5 की फिजिक्स देखिए, बहुत रियलिस्टिक है, वो भी सही नहीं है, उसमें बहुत कमियां हैं, ठीक है, छोड़ो मारो उसको बोले। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है? एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो शुरुआत में थी, फाइनली टोटल एनर्जी क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी, सही है। किसी भी सिस्टम में, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई बाहर से आके उसको कोई काम नहीं कर रहा है, तो उस सिस्टम के पास शुरुआत में जितनी एनर्जी थी बाद में भी उतनी ही एनर्जी रहेगी, सही है। मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है। बोलो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहां से आपने ऐसे ड्रॉप कर दिया और वो यहां पहुंच गया h हाइट नीचे, तो बोलो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई बाहर से आके धक्का मार रहा है, कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो क्या हो रहा है बेसिकली, यहां से जब ये ऑब्जेक्ट यहां जाएगा तो इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। यहां पे जो एनर्जी है इज इक्वल टू यहां पे जो एनर्जी। अब बोलो ये पार्टिकल यहां है, मैंने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया यहां पे, ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो बोलो h हाइट नीचे जाने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आपको ये निकालना है, क्वेश्चन है ये छोटा सा। तो बोलो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बोलो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिखेंगे। मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, सही है, ओके। टोटल एनर्जी कैसे कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल है तो यहाँ इनिशियल, यहाँ भी इनिशियल, ये फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपना फ्रेम और रेफरेंस लेवल दोनों डिसाइड करने पड़ेंगे। मैं कहता हूं मैं जमीन पे खड़े होकर देख रहा हूं, ठीक है, जमीन के रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी होगी मैं वही लिखूंगा, ठीक है। और रेफरेंस लेवल कहां मान लूंगा मैं? ग्राउंड को मैं रेफरेंस लेवल मान लूंगा कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है, ठीक है, इस लेवल पे एनर्जी जीरो है। तो बोलो इससे h हाइट ऊपर कितनी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई है mgh। मैं जमीन पे खड़ा हूं, किसी ने इसको h हाइट से ड्रॉप किया, जब ड्रॉप किया तो मेरे को कितनी वेलोसिटी दिखाई दी? जीरो, है ना। और जब ये फाइनली यहां पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मुझे v दिखाई देगी, यस और नो? कोई दिक्कत भाई? ओके। तो बोलो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? बोलो हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये सारा ही जीरो लिख दो, क्योंकि पार्टिकल पहले रेस्ट पे दिख रहा था ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, बोलो इनिशियली कितना एनर्जी थी? mgh इज इक्वल टू, जब ये यहां पहुंचा इसके पास कितनी फाइनल वेलोसिटी है? v, वेलोसिटी है v, मास है m, तो एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, प्लस बोलो ये रेफरेंस लेवल पे आ गया, रेफरेंस लेवल पे एनर्जी कितनी होती है? सही है, जीरो को हटाओ, जीरो को लगाओ,
देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, √2gh काइनेमेटिक्स में भी यही आया है ना। हमने सिर्फ क्या लगाया था उस टाइम पे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जमीन पे टकराने से पहले, √2gh। यहाँ पे भी आ रहा है √2gh, मतलब ये सही आंसर आ रहा है। हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है, तरीका सही है। समझ में नहीं आई बात? क्लियर हो गई बात? तो इनिशियल एनर्जी लिखना आ गया आपको, फाइनल एनर्जी लिखना आ गया, दोनों को इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपसे जो भी पूछा जाएगा। सही है भाई? तो बोलो कितना आ गया? V is equal to √2gh, सेम एज काइनेमेटिक्स। डन। चले आगे। क्या यहाँ पे कोई स्प्रिंग है? स्प्रिंग एनर्जी लिखने की जरूरत ही हमको नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे होता स्प्रिंग तो हमें स्प्रिंग की एनर्जी लिखनी पड़ती। सही है? बोलो भाई। और स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है? हाफ के। ओके, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन ये। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, सिर्फ नोट्स देख के आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि एक आपके पास m मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका m मास का ऑब्जेक्ट और स्मूथ सरफेस हो गया। यहां दीवार के सहारे एक स्प्रिंग को लगा दिया गया। अब क्या किया गया, स्मूथ सरफेस है, मैंने इधर से v वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। ठीक है, अब ये स्मूथ सरफेस है तो स्पीड तो कम होगी नहीं, फ्रिक्शन होता तो स्पीड कम होती। स्मूथ सरफेस है तो v स्पीड से चलता रहेगा, है कि नहीं जनिता? है ना? अब ये v स्पीड से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जैसे ही स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, यस और नो? तो मैक्सिमम कितना दबाएगा स्प्रिंग को, आपको निकालना है। सही है? क्वेश्चन समझ में आया कि भाई फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अपने को क्या करना है? बोलो, कोई बाहर से आके फोर्स लगा रहा है? कोई बाहर से मेरे जैसे इंसान जाके एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। क्या कोई फ्रिक्शन या कोई ऐसी एयर रेजिस्टेंस टाइप की चीज रखे जो एनर्जी का लॉस करवा सके? ऐसा भी कोई नहीं। मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं, क्या आएगा? टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। सही है? टोटल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, तो अब मैं यहां, और जब ये इसको दबा चुका होगा, इन दो स्टेट्स की एनर्जीज लिख लो एक बार। बोलो, इनिशियली ये पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? सही है? और जब ये चल रहा था, दूर था, तब इस स्प्रिंग में कोई एनर्जी थी क्या? स्प्रिंग आराम से रखा हुआ था, इसमें कोई एक्सटेंशन का प्रेशर था क्या? नहीं था, मतलब इसकी एनर्जी थी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो थी इनिशियली। फाइनली क्या हुआ, ये आया, इससे टकराया, इसको कुछ x कंप्रेस कर दिया इसने। सही है? बोलो, जब ये मैक्सिमम इसको दबा चुका होगा, बिल्कुल मैक्सिमम दबा दिया है, तब ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, है ना? इमेजिन करिए, ये आया, ये इसको दबा रहा है, अभी और दबा रहा है, अभी और दबा रहा है, अभी और दबा रहा है। तो जब ये मैक्सिमम दब चुका होगा, तब ब्लॉक रेस्ट पे नहीं होगा क्या? यस और नो? आप ऐसे समझ लो कि अगर ब्लॉक में अभी मोशन है, मतलब ये अभी और दबाने वाला है। जब पूरा दबा चुका होगा तब रुक जाएगा और फिर वापस स्प्रिंग को फेंक देगा। लेकिन जब वो मैक्सिमम दबा चुका है, हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो जब ये इसको x दबा चुका है, तो बोलो ये रेस्ट पे आ चुका है, इसकी एनर्जी जीरो हो चुकी है ना? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी जीरो, और स्प्रिंग में x कंप्रेशन आ गया, तो स्प्रिंग के पास एनर्जी आ जाएगी हाफ के। अब लगा दो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब ये चल के आ रहा था, हाफ एमवी स्क्वायर, ये आराम से बैठा था, इसकी एनर्जी जीरो। ठीक है, फाइनली ये रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये दब जाएगा तो इसकी हाफ की एक्स। जीरो जीरो हटाओ, 1/2 बन गया, x इक्वल टू mv स्क्वायर बाय k। आ गया ना आंसर? मुश्किल है क्या कुछ? तो बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या करना है आपने? पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है,
क्या कोई एनर्जी का लॉस करवा रहा है? नहीं करवा रहा है, तो एनर्जी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई, क्योंकि आगे चल के आपको ऐसे सीखना है। पहले चेक करो एक्सटर्नल एजेंट तो नहीं है, एनर्जी का लॉस तो नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ होगा तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, आगे वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा एक टॉपिक, वो हम लगाएंगे, लेकिन तब तक के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का लगाएंगे मेथड, और ये चेक करेंगे कि बाहर से कोई फोर्स ना लगा रहा हो और एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है भाई। अच्छा सर, एनर्जी का लॉस मतलब क्या कर रहे हो आप? तो कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी के लॉस की बात कर रहा हूं मैं। लॉस मतलब कि सिस्टम के पास नहीं रहेगा, हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगा, हीट और लाइट की फॉर्म में लूज हो जाएगा, साउंड की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, जो ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है, एनर्जी वर्सेस टाइम, या टाइम बोल दो या मैं कहूं पोजीशन बोल दो, कैसे होगा ऊपर वाले केस के लिए। यहां देखिए, यहां क्या हुआ भाई, इनिशियली ये ब्लॉक चल के आ रहा था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये इससे टकराया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, जीरो हो गई। उस टाइम पे स्प्रिंग के पास एनर्जी मैक्सिमम हो गई। फिर स्प्रिंग क्या करेगा, इसको वापस धकाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, स्प्रिंग में कंप्रेशन कम हो जाएगा तो स्प्रिंग की एनर्जी घटने लग जाएगी, है ना। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये टोटल एनर्जी फ्री रहेगी। तो देखो भाई, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इनिशियली देखो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना। जब वो इससे टकराया तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कम होते चली गई। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, सही है। और जब वो वापस उसको पुश करेगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ गई और वापस उतनी हो गई। जितनी वेलोसिटी से ये आया था उतनी वेलोसिटी से ये वापस भी जाएगा टकराने के बाद। ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब देखिए, जब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मिनिमम, यानी कि जीरो थी। भाई जब वो वही वेलोसिटी से चलते हुए आ रहा था, टकराने वाला था, टकराया नहीं था, तब स्प्रिंग दबा ही नहीं था, तो स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं थी, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी? जीरो थी। अब जैसे ही वो आके टकराएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्प्रिंग थोड़ा सा दबेगा तो बोलो इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, है ना। बोलो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, समझ में आया? अच्छा, फिर स्प्रिंग उसको वापस पुश करने लगेगा, तो स्प्रिंग पुश करने लगेगा तो बोलो स्प्रिंग थोड़ा सा खुल जाएगा, ज्यादा नहीं दबा होगा, कम खुला होगा, मतलब उसके पास एनर्जी क्या होगी? कम। तो इसकी एनर्जी कम होते होते क्या हो जाएगी? फाइनली समझ नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देखो, दोनों को जोड़ दूं, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा? टोटल एनर्जी आएगी, और देखो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। जितनी इनिशियल थी बाद में भी उतनी ही रहेगी। समझ में नहीं आया? बोलिए भाई, क्या इजी है? बहुत टफ है? पक्की बात है? अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उल्टा तो क्या बोल रहा है इसमें, वहां ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि एक ब्लॉक v वेलोसिटी से चलते हुए आ रहा था, ठीक है, v वेलोसिटी से चलते हुए आ रहा था और एक स्प्रिंग को दबा रहा था। यहां क्या हुआ है, यहां पे m मास को ना ऐसे पहले पकड़ के ऐसे खींच लिया, ठीक है, स्प्रिंग को दबा दिया और एकदम से मास को रिलीज कर दिया, क्या होगा? एकदम से जाएगा ऐसे। तो कह रहा है कि अगर स्प्रिंग को x दबाया था और रिलीज कर दिया था तो बोलो मास की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी मास की? ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है क्या भाई, कि पहले इसको दबा के छोड़ दिया तो बताओ मास कितनी स्पीड से जाएगा आगे? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, है ना। कौन से टाइम के बीच में लगा रहे हैं हम? जब मैंने इसको मैक्सिमम दबा रखा है और जस्ट रिलीज किया है उस टाइम, और जब ये मास अच्छा खासा आगे जा चुका होगा उस टाइम के बीच में एनर्जी का ड्यूरेशन लगा देंगे। भाई रिलीज जस्ट किया था तब जो एनर्जी थी सिस्टम के पास, और फाइनली जो एनर्जी थी सिस्टम के पास काफी टाइम के बाद, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा ना।
कोई बाहर से नहीं आया, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, सिस्टम की एनर्जी का लॉस नहीं हुआ ना। ठीक है, तो बताओ जब इसको एक्स कंप्रेस कर रखा था तो बोलो स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी थी? मास के पास एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इसकी, इज इक्वल टू जब ये फाइनली इसको पुश कर चुका है, ये नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, तो बोलो क्या होगा? जीरो इसकी एनर्जी हो जाएगी और मास के पास वी स्पीड हो जाएगी, तो हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो सर ये तो ऊपर वाली इक्वेशन ही है, ऊपर भी तो यही आएगी। हाँ लेकिन वहां पे क्या था? एक्स अननोन था, यहाँ पे वी अननोन है। सही है, यहाँ वहां पे एक्स निकालना था, यहाँ पे वी निकालना है। जीरो हटा दिया, 1/2 से 1/2 काट दिया, बोलो वी चाहिए, एम को उठा के इधर लेके आओ, एम आ गया, रूट ले लो, क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर बाय एम का होल इज इक्वल टू कितनी स्पीड से जाएगा? आ गया ना आंसर। चाहो तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो, एक्स इंटू अंडर रूट के बाय एक्स। समझ में नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है। अब यही अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, बस इसमें आपको डाटा गिवन, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ब्लॉक ऑफ मास, मास दे दिया 1.6, अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, मास है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच कर दिया। के कितना है? के का वैल्यू दे दिया। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज एंड इज देन रिलीज्ड। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0। अभी x इक्वल टू 0 और इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखा देख के कंफ्यूजन हो सकता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 कहां होगी? जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगा। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, मतलब वो दबा हुआ नहीं है, मतलब वो इसको ब्लॉक को पुश नहीं कर रहा है। सही है, तो क्या करेंगे बोलो? इनिशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, स्प्रिंग दबा हुआ नहीं है तो उसकी 0 और मास की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट के एक्स स्क्वायर बाय के का वैल्यू रखो, एक्स का वैल्यू रखो, एम का वैल्यू रखो। ऑब्वियसली के किसने गिवन है? न्यूटन पर मीटर में, और एक्स किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में। तो एक्स को पहले क्या लिखेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2/100 मीटर, 2/100 का स्क्वायर करेंगे। समझ में आया? बोलिए भाई, सिंपल है। ओके, व्हाट टाइम इज इट? 10:44। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज Fx इक्वल टू 8x माइनस 16 न्यूटन। ठीक है, वेयर x इज इन मीटर्स, यानी कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है। फोर्स किस पे डिपेंड करती है? x पे, है ना, जो उसकी पोजीशन है उस पे डिपेंड करती है फोर्स। ठीक है, प्लॉट द फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर्स। ठीक है भाई, फोर्स का और x का ग्राफ बना दो, कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 तक। ठीक है, बना दिया। ये फोर्स हो गया, ये x हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ठीक है, ग्राफ बन गया। लीनियर ग्राफ बनाना आता है आपको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ 10th क्लास में सीखा भी होगा। पहले x को 0 पुट कर दो, फिर y वाला जो है उसको 0 पुट कर दो, पॉइंट आ जाएंगे। आता है ना? ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ है। अब कह रहा है फाइंड द वर्क डन यूजिंग दिस ग्राफ फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 3। वर्क कैसे निकालते हैं? सर ग्राफ से वर्क तो आपने बताई, मैंने आपको बहुत पहले बहुत छोटी सी कॉमन सेंस की बात बताई। क्या भाई? कि इंटीग्रेशन इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड एरिया अंडर ए ग्राफ, है ना? एरिया निकालना हो या इंटीग्रेशन करना हो, बात तो एक ही है। तो आप ग्राफ निकालो चाहे एरिया निकालो, सॉरी एरिया निकालो चाहे इंटीग्रेशन निकालो, बात एक ही है। ओके, अब मैं कहता हूं W इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट डी, एक्स बोल दूं, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में। अरे वाह, ओके, दिस इज कॉल्ड वर्क, और ये होता है ये। मुझे एक बात याद आ रही है, इंटीग्रेशन y dx क्या होता है? एरिया अंडर yx ग्राफ, यस और नो? और ये क्या लिखा हुआ है?
इंटीग्रल एफ डी एक्स मतलब एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया ही क्या होता है, समझ में नहीं आया? ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो। ये ऊपर है तो इसको पॉजिटिव एरिया बोलेंगे, ये नीचे है तो इसको नेगेटिव एरिया बोलेंगे। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन फोर्स नेगेटिव है, यानी कि ये वाला जो एरिया देगा ये नेगेटिव वर्क देगा और ये वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क। तो इस वाले एरिया में से इसको घटा दो, ओवरऑल नेगेटिव आएगा, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर वर्क डन। सही है? तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है ग्राफ का दैट गिव्स यू वर्क डन। ठीक है भाई, तो वर्क डन आ जाएगा कितना, -16 + 4 -12। सही है? अब इसकी फिगर नहीं है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, इसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये यहाँ पे फिगर बनाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, वी कैन लीव दिस। ऐसे और बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। When 4 joule of work is done to stretch 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्प्रिंग दे रखा है आपको, स्प्रिंग की बात कर रहा है, स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचने में कितना वर्क करना पड़ता है भाई, 4 जूल, 4 जूल काम करना पड़ता है। तो कह रहा है कि एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर खींचने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया भाई? पहला भाई स्प्रिंग जो है आराम से रखा हुआ था, मैंने इसको पकड़ के 10 सेंटीमीटर खींच दिया, तो मैंने वर्क कितना किया, 4 जूल। ठीक है, अगर मैं और 10 सेंटीमीटर खींचना चाहूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? मैं कहता हूं मैं वर्क कर रहा हूं, सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी जितना चेंज होगी मुझे उतना ही वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? सही है? तो बोलिए इनिशियली क्या क्या किया मैंने आपको कि भैया जब स्प्रिंग यहां से नेचुरल लेंथ से, ये हो गया नेचुरल लेंथ, यहां से खींच के आपको करना पड़ा है, कितना स्ट्रेच करना पड़ा है, 10 सेंटीमीटर। सही है? आपने वर्क कितना किया है, 4। मैं कहता हूं वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यू फाइनल लिख रहा हूं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। एनर्जी चेंज करने में ही लगा, ठीक है? मैं कहता हूं इनिशियली ये नेचुरल लेंथ पे था तो इनिशियल एनर्जी 0 थी, तो यानी कि मैंने जो वर्क किया 4 जूल, ये सारा का सारा कहां चला गया, एनर्जी में चला गया। किसकी एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी में चला गया। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए फाइनल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज द एक्सटेंशन या कंप्रेशन। ओके, एक्स का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना लिख दो यहां पे, 0.1 सेंटीमीटर में गिवन है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। ओके, अब बताओ क्या करूं, इसको इधर लेके जाओ, कितना हो गया 8, इसको उठा के इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 80। अरे अरे 0.1 मतलब क्या भाई, इसको उठा के इधर लेके जाओ, 40 गुना 2 कितना आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया भाई, 800। ओए सॉरी, स्क्वायर भी तो है, हाफ के एक्स स्क्वायर बाय मिस्टेक, तो ये कितना हो जाएगा 1/100। 400 गुना 2 कितना हो जाएगा, के का वैल्यू कितना आया, 800 न्यूटन पर मीटर। ठीक है भाई, के का वैल्यू पता चल गया। अब कह रहा है कि एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर और खींचना है, तो बोलो यहां से लेके और कितना खींचना है, ये एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर और खींचना है। टोटल कितना एक्सटेंशन हो गया, 20 सेंटीमीटर। सही है? तो बोलो यहां से यहां तक ले जाओ या फिर यहां से यहां तक ले जाओ। बताओ इसने क्या पूछा, एक्स्ट्रा कितना काम करना पड़ेगा, मतलब यहां से यहां तक खींचने में कितना काम करना पड़ेगा ये तो। ठीक है, तो मैं कहता हूं यहां से यहां तक जाने में मैंने W वर्क किया, कहां चला गया वो, सिस्टम की एनर्जी चेंज करने में चला गया, है ना, इतना ही तो चेंज है। फाइनल एनर्जी, यहां कितनी एनर्जी होगी वो निकाल लो, माइनस यहां जितनी एनर्जी होगी वो निकाल लो, इज इक्वल टू वर्क डन आ गया ना। बोलो यहां कितनी एनर्जी होगी, हाफ के
यहां कितना एक्सटेंशन है 20 सेंटीमीटर, 2/10 का होल स्क्वायर, सही है 0.2 मीटर, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी है 1/2 के 1/10 का होल स्क्वायर, यहां पे इनिशियल एनर्जी इतनी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। हाफ के को बाहर निकाल दो, के का वैल्यू 800/2, 800/2 400 बाहर आ गया, बोलो भाई 100 और ये भी 100, 4 ये कितना है 4 - 1 3, तो कितना 4 - 1 4 - 1 3 इंटू 4, तो 12 जूल आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया कुछ पल्ले पड़ा, दोबारा घर जाके रिवाइज करना, आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको सोचना है कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पढ़िए खुद से और इसको करने की कोशिश करिए अपने दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका सॉल्यूशन देखेंगे ना, ठीक है, करिए क्वेश्चन। बताइए भाई। कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे करना है, सॉरी कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन बता सकता है, ये क्वेश्चन समझना है। अच्छा क्वेश्चन कौन समझा सकता है कि सर ऐसे 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 कुछ समझ में आया मेरे को, जो भी समझा सकता है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, ज्यादातर स्टूडेंट सही बैठे हैं, सभी सही बैठे हैं। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट ए, ठीक है, ये नीचे स्प्रिंग दिख रहा है, इसको दबा दिया कुछ, ठीक है, m मास को ऐसे करके दबा दिया, ठीक है, कंप्रेशन इज x इनिशियली, इनिशियली कितना दबा दिया x दबा दिया, एंड द ब्लॉक इज नाउ रिलीज, और ब्लॉक को एकदम से छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ऊपर जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल बाय द ब्लॉक, बताइए भाई। From its initial position, height achieved from ground level. सॉल्यूशन मत देखना, तो सॉल्यूशन देख लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, सॉल्यूशन में गलत भी तो लिखा हुआ है कुछ कुछ। हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल किसको माना है, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी उसको, जब भी क्वेश्चन देखो खुद से पूछिए क्या इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट है, क्या एक्सटर्नल एजेंट है कोई, क्या कोई फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस या ऐसा कोई लॉस करवाने वाला है कुछ, यानी कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी रहेगी। इनिशियली ये स्प्रिंग दबा हुआ है, इसके पास कितनी एनर्जी होगी ललित,
हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, सही है, ओके। और ये कहां रखा हुआ है, रेफरेंस लेवल पे ही रखा हुआ है, ग्राउंड लेवल उसी को तो माना है ना, तो वो रेफरेंस लेवल पे रखा हुआ है, रेफरेंस लेवल को जीरो मान लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, ठीक है भैया। फिर क्या किया गया, इसको रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया तो ये ऊपर कहीं जाएगा, इनिशियली कुछ वेलोसिटी के साथ जाएगा और फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो रुक जाएगा। उस टाइम पे इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं, h, ग्राउंड से कितना ऊपर चला गया, mgh, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी हाइट पे गया है। फाइनली स्प्रिंग में एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली mgh, तो बोलो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, h इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2mg। आ गया आंसर, बहुत ही मुश्किल है का, सही है, ठीक है, बहुत आसान, तरीका समझ में आया आपको, है ना। नींद पूरी आ गई, अब नींद पूरी हो चुकी है, अभी नहीं हुई है, नींद में इंसान बहुत ऑनेस्ट हो जाता है, पता है तुम लोगों को, नींद में अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो मोस्ट लाइकली वो सही जवाब देता है, सच जवाब देता है, सही नहीं सच। ऐसे तो कोई नींद में हो तो उससे कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, सही जवाब देगा, लेकिन सच जवाब देगा, वो कहते हैं मेरे को नहीं पता, प्रिटेंड नहीं करेगा। तो अगर किसी को नींद आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि नींद पूरी हो गई, तो जनरली वो कहता है हाँ हो गई, नहीं होगी ना, जैसे अभी दीपिका से मैंने पूछा तो नींद पूरी हो गई, नहीं अभी नहीं, है ना, हो जाता है कभी, अभी आकाश हो जाता है ना कभी कभी, ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ, अभी नींद में नहीं है, कॉन्शियसली जवाब दे रहा है, सब कॉन्शियसली जवाब देगा ना। मनदीप भी एक दिन ऐसे ही, नींद पूरी हो गई, चलो तरीका समझ में आया ना, क्वेश्चन देखे इनिशियली ये ऐसा है, बाद में ऐसा है, तो ऐसे ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको। ये क्या हो रहा है, देखिए कुछ h हाइट से m मास के ब्लॉक को ड्रॉप किया गया, किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। स्प्रिंग आराम से रखा हुआ था, इसकी नेचुरल लेंथ l है, कह रहा है कि जब ये इस पे गिरेगा तो ये स्प्रिंग दब जाएगा, मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l है, ये कुछ x दब जाएगा, ये है हमारा ग्राउंड लेवल। अब हम इस स्प्रिंग की लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते, बोलो ये इनिशियली यहां पे था, ये x दब जाएगा तो यहां आ जाएगा मास, यस और नो। इनिशियली मास की हाइट कितनी है, h, जब ये मैक्सिमम दब चुका होगा तब हाइट कितनी होगी मास की, l माइनस एक्स हाइट होगी उसकी, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। तो हमने वो क्या लगाना है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी भी तरह का, ठीक है। तो बोलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसको जस्ट रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। जब ये दब चुका होगा, पूरी तरह से दब चुका है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, अरे दब चुका है ना मैक्सिमम, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। बचा कौन, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, कुछ तो ग्रेविटेशन की वजह से है क्योंकि हाइट पे है, और कुछ स्प्रिंग के पास आ गई है, स्प्रिंग एक्स दब गया तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है, और प्लस में क्या आएगा, mgh, हाइट कितनी है उस टाइम पे, l माइनस एक्स, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, अच्छा यहाँ लिखा होगा, ठीक है, दैट देयर इज कंप्रेशन ऑफ x, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, mgh इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर प्लस mg इनटू l माइनस x। इसको ओपन कर लो, कर लिया, ठीक है, mgh इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर प्लस mgl माइनस mgx। यहां पे अननोन कौन है, x,
है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो पूरी इक्वेशन बन रही है इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। एक्स वेरिएबल है और यहां पे ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, बोलो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एक्स, और ये मिला के क्या बन रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बना रहे हैं। सही है, तो बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स इधर हो गया, इन दोनों को उठा के उधर ले आओ, इधर जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा, एम जी एच माइनस एल है, उधर जाके एम जी एल माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में एम जी एल माइनस एल माइनस एच। ठीक है, चाहो तो इसको वापस ऐसे पलट के एच माइनस एल कर लो और यहां पे माइनस का साइन लगा दो। सही है, अब इसको कंपेयर करना है आपने, ये जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, के बाय टू, बी का वैल्यू आ रहा है माइनस एम जी, सी का वैल्यू आ रहा है माइनस एम जी एच माइनस एल। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए नहीं है, सिर्फ ये मेथड जानने। जनरली क्वेश्चन में ऐसे वैल्यूज गिवन होगी, k की वैल्यू, m की वैल्यू, c की वैल्यू गिवन होगी, पुट करके और फिर आसान हो जाएगा, फिर आप निकाल। तरीका समझ में नहीं आया, आ गया भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर के, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, और उससे एक पेंडुलम का जो मास m वाला बॉब है ये लटका रखा है और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी, mg। कब, जब ये पार्टिकल a से b पॉइंट पे जा रहा है। बोलो भाई, ओवरऑल पार्टिकल नीचे ही तो आया है, तो पॉजिटिव वर्क आएगा। फिर कह रहा है जब b से c जा रहा है तब वर्क कितना होगा, और फिर a से c जा रहा है तो वर्क कितना होगा। मैं कह रहा हूं a से c जा रहा है तो बोलो फोर्स की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो a से c जाने में वर्क क्या है। अच्छा सर, ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि यही तो वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में है। ऐसा इधर वाली डिस्प्लेसमेंट इधर को, यहां से यहां आया तो दो डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाली डिस्प्लेसमेंट को हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि वो फोर्स के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से वर्क डन जीरो है। और दूसरी कौन सी है, वर्टिकल, वो वर्टिकल निकालनी है, तो बोलो इनिशियल एंगल यहाँ पे कितना गिवन है, थीटा। ये टोटल लेंथ कितना है, एल। बोलो ये एल, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, है ना। बोलो जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया तो बोलो ये रस्सी की लंबाई तो उतनी रहेगी, ये पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक एल, यहां से यहां तक कितना है, एल कॉस थीटा। तो बोलो पूरे में से इसको घटा दो, ये बच जाएगा, क्या आएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना हाइट ये नीचे आ गया है। बोलो फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे, तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। समझ में नहीं आया, वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और जब ये यहां से यहां जा रहा है तो बोलो फोर्स लग रही है नीचे, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल और एक हुआ है वर्टिकल, ये तो छोड़ दो, फोर्स के परपेंडिकुलर है ये तो। और दूसरा क्या है, यहां से यहां जा रहा है, तो बोलिए ये यही इतनी तो हाइट गया ना ऊपर, कितना है ये, एल माइनस एल कॉस थीटा। ये एल कॉस थीटा है, ये पूरा एल है, पूरे में से इसको घटा दो, यही तो बचेगा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा है ये। बोलो एम जी नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, तो कितना आंसर आएगा, माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके लाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल डू इन द क्लास।